हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड में हमने देखा था इसके आपके प्रोडक्शन की बात की थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और साथ में प्रोपेगेशन की बात किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करेंगे। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करेंगे, जो आपकी ध्वनि का परावर्तन होता है। जो बच्चे हिंदी माध्यम से होंगे वह कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ध्वनि का परावर्तन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसा होता है। एक एग्जांपल से मैं समझाने की उसको कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपने एक बॉल लिया है। क्या लिया है? आपने एक बॉल लिया है और उसको आपने सरफेस पे फेंका और सरफेस पे फेंकने के बाद वह बॉल क्या किया? बाउंस कर गया। जी हाँ, बॉल जो है बाउंस कर गया। बॉल बाउंस करने के बाद उसका आपका डायरेक्शन जो है, जिस हमने इंसिडेंट फेंका है, वो आपका बॉल जो है रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका साउंड का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यह जो होता है आपका साउंड का रिफ्लेक्शन, जैसे आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसी के रूल को यह आपका फॉलो करता है। जैसा कि हमने क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे हमने स्नेल लॉ को भी देखा है कि जो आपका स्नेल का नियम होता है साइन आई बराबर साइन आर होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका इंसिडेंट रे होता है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। इसकी हमने वहाँ पे बात किया था, क्लास 8 में आपने पढ़ा भी होगा। हम लोग समझ लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बाउंसिंग ऑफ साउंड फ्रॉम अ मटेरियल सरफेस या हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे आपका मटेरियल सरफेस होना चाहिए या कोई हार्ड सरफेस होना चाहिए। बाउंसिंग ऑफ साउंड, जैसे कि कुछ चीज़ आप फर्श पे फेंकते हैं, कोई चीज़ गिराते हैं तो वह आपका बाउंस होता है और साथ में उसके साथ आपका साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप कोई भी बॉल को भी फेंकते हैं तो वहाँ पे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। यह आप प्रैक्टिकल वे में करके देख भी सकते हैं। मैंने क्या बोला? बाउंसिंग ऑफ साउंड फ्रॉम अ मटेरियल सरफेस या हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। व्हेन द साउंड वेव प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स फॉल ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बैक। जैसे कि साउंड सोर्स है, जहाँ से साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज करिए कि मैं आपका साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सामने आपका वॉल है, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ वह आपकी जो आवाज़ है वह आपकी गूंज रही है। वह आपका गूंजने का मतलब हो गया कि आपका जो साउंड है वह आपका रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे माइक लगा हुआ है तो मैं कुछ बोल रहा हूँ और माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, देन उसके बाद आप जो है सुन पा रहे हैं इसको। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि साउंड का आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो आपका सोर्स है वहाँ से आपका साउंड जो है निकला, देन उसके बाद आपके एयर पार्टिकल्स के द्वारा साउंड वेव जाके दीवार से टकराया और टकराने के बाद फिर से वापस आया और साउंड वेव को हम सुन भी पा रहे हैं। इसके हम कंप्लीट आपका जो है इसका जो प्रोसेस है हम लोग ईचो में अभी डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में आपका प्रतिध्वनि भी बोलते हैं। इसको हम लोग देखेंगे अभी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। व्हेन द साउंड वेव प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स, एक अगर आपका साउंड वेव जो प्रोड्यूस किया जाता है सोर्स से, फॉल ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बैक, वह किसी अदर ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, वहाँ पे जाके टकराता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसा कि आपका लाइट के केस में होता है कि एक बीम होती है जो मिरर से आपका रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद वह आपका दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। हमने आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में देखा था। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे समझेंगे। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं या जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, यहाँ पे हम लोग उसके प्रोसेस को भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपका लाइट का, वह जस्ट बराबर होता है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। जैसे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसी तरीके से आपका साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। हम लोगों ने आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यह आपका जो है मिरर है। क्या है? यह आपका जो है मिरर है। ठीक है, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका मिरर है। कोई आपका जो है सोर्स, ठीक है, यहाँ से आपका ये आया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका आया सोर्स। जैसे कि यहाँ पे आपका ये सोर्स है, ये क्या है? आपका सोर्स है।
सोर्स है, ये आपका कोई लाइट जो है फॉल किया और उसके बाद ये आपका ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये आपका इंसिडेंट हुआ और ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ और इसके बाद हम लोग एक आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल गिराते हैं जो इसके आपके परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे क्या है आपका यह जो है इंसिडेंट रे है, क्या है आपका इंसिडेंट रे, यह क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। यह क्या है आपका नॉर्मल है, इसको ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल है। तो मैंने क्या बोला कि कोई आपका जो रे है या लाइट है, लाइट के केस को पहले हम लोग समझ लेते हैं, देन उसके बाद साउंड के केस को भी क्लियर कर लेंगे। यह आपका एक मिरर मैंने लिया हुआ है जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है, आप इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक में अगर ऐसे दिया है तो ठीक है, अगर ऐसे भी दिया है जैसे कि मिरर अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ से आ रहा है कि आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका सोर्स है जैसे कि सन है या कोई भी सोर्स लाइट का है, आपका टॉर्च ही क्यों ना हो सकता है। तो यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे उस आपके सरफेस पे इंसिडेंट किया, स्ट्राइक किया, देन उसके बाद जो है वहां से आपका रिफ्लेक्ट बैक किया और जो आपका यहाँ से हम लोग नॉर्मल खींचते हैं जो परपेंडिकुलर रहता है आपकी इस सरफेस पे, और साथ में यह आपका इंसिडेंट रे को हम लोग आपका जो रहता है इंसिडेंट रे रहता है और रिफ्लेक्टेड आपका रे रहता है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग आपका यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं, इसको आपका आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आई है वह आपके आर के बराबर है या एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। और साथ में हम लोग पहले इसके दो लॉ होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का केस है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स लाइस इन सेम प्लेन। जो आपका इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और साथ में नॉर्मल होता है, वो आपके एक ही प्लेन में लाइस करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही प्लेन है जिसमें सभी आपका लाइस कर रहा है। क्या क्या लाइस कर रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है आपका एक ही प्लेन पे लाइस करता है। और दूसरा जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड्स। जो आपका यहाँ पे आपका इंसिडेंट भी बोल सकते हैं और आपका रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पहले आपका जो है रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, इसको आप इंसिडेंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आपका बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, या बोल सकते हैं कि जो आपका इंसिडेंट रे है वो आपका रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके बीच का जो एंगल रहेगा वह आपका सेम रहेगा। अगर आया आपका 45 है तो यह भी आपको 45 ही रहेगा। इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला यह कि जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और साथ में नॉर्मल है, यह एक ही प्लेन पे लाइस करेगा। और दूसरा जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वह आपका बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। साउंड के केस में अगर कोई आपका सोर्स है, कोई आपका बॉल है, उसको हम लोग सरफेस पे आपका फेंकते हैं तो फेंकने के बाद ये आपका वापस जो है रिफ्लेक्ट करता है और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा आपका सेम रहेगा। यहाँ पे साउंड के केस में भी आपका सेम क्राइटेरिया रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। वह आपका नीचे मिरर है, वहाँ पे आपका सरफेस भी हो सकता है, कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जा रही थी, इसलिए वह डायग्राम मैंने बनाया। अब हम बात कर लेते हैं आपकी ईचो की बात कर लेते हैं। ईचो की बात कर लेते हैं। ईचो से बात करने से पहले एक और हम बात कर लेते हैं छोटे से टॉपिक की, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। सपोज करिए कि कोई बच्चा है जो आपका कुछ बोल रहा है, ठीक है, और सामने जस्ट आपका वॉल है। क्या है? आपका सामने जस्ट वॉल है और वह आपका जो है कुछ भी बोल रहा है, उसके बाद वह रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो गले से बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको वोकल कार्ड से बोला जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ भी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि बोल रहा हूँ हेलो, हेलो गाइस,
सपोज करिए ये मैं बोल रहा हूँ तो मैं सुन भी पा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो मैं हियर भी कर रहा हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ। इसके बीच में आपका एक कनेक्शन है, बॉन्ड है, तभी चीज़ों को मैं कनेक्ट करके आपको समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, अगर इसकी हम बात करें तो जो हम कुछ बोल रहे हैं वह आपका सुन पा रहे हैं, लेकिन कितने सेकेंड के लिए यह मेरे माइंड में रहेगा। अगर हम इसकी बात करें तो आपका 1/10 सेकेंड, क्या मैंने बोला, आपका 1/10 सेकेंड के लिए हम इसको आपका अपने माइंड में जो है स्टोर किए रहेंगे। कितना, आपको 0.1 सेकेंड के लिए ये मेरे माइंड में जो रहेगा साउंड, जो भी हम कुछ बोलते हैं पढ़ते हैं वो 0.1 सेकेंड के लिए आपका स्टोर होता है। उसके बाद आपका फ्लैक्चुएट कर जाता है, जो दूसरा साउंड रहता है फिर उसको आपका कैप्चर किया जाता है। क्या मैंने बोला कि जो भी आप साउंड सुन रहे हैं वह आपको 0.1 सेकेंड के लिए आपके माइंड में कैप्चर होगा, उसके बाद वह आपका फ्लैक्चुएट कर जाएगा, वह आपका हट जाएगा, दूसरा साउंड फिर आएगा और उसको हम लोग हियर करेंगे। फिर इसी तरीके की प्रोसेस होती रहती है और यह इतना फास्ट होता है कि हम लोगों का जो परसिस्टेंस पावर है इतना फास्ट होता है कि हम लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते और हम लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि यह भी प्रोसेस होता है। जी हाँ, आपके माइंड में यह भी प्रोसेस होता है। 0.1 सेकेंड के लिए हम किसी भी साउंड को स्टोर करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद अगर उससे पहले 0.1 सेकेंड से पहले अगर कोई साउंड आ गए तो हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको 0.1 सेकेंड के साथ लगातार तुरंत आ रहा है साउंड तो उसको हम लोग सुन नहीं पाएंगे। 0.1 सेकेंड के बाद ही दूसरी हम साउंड को अपने माइंड पे सुन पाएंगे। एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपने कुछ भी बेसिक्स में पढ़ा है और उसको आप एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाते हैं, क्लास 10th पे जाते हैं, 9th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो वह आपका कॉन्सेप्ट जो होता है, बेस जो होता है मजबूत होता जाता है। आपने जो भी उल्टा सीधा पढ़ा है तो टीचर बोलते हैं कि जो भी आपने पहले का पढ़ा है उसको अपने माइंड से निकाल दो, जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहे हैं उसको आप पढ़िए और साथ में उसको माइंड में आप भरिए। तो होता क्या है कि जो अगर हम लोग आपको यह बोलें कि जो भी आपने उल्टा सीधा पढ़ा है सभी माइंड में निकाल दो, तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको माइंड से रिलीज करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही इस आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ऐसे ही आपका सेम प्रोसेस होता है कि अगर आपको कोई दूसरा साउंड सुनना है तो 0.1 सेकेंड के बाद ही आपको सुनाई देगा। जी हाँ, उसके बाद ही आप सुन पाएंगे। उससे पहले अगर आपको कोई साउंड आता है तो उसको आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड तक माइंड में वो आपका जो साउंड रहता है वो आपका चलता है। जैसे हम लोग कुछ भी गाना सुनते हैं तो हम लोग गुनगुनाने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग उसके बाद ईचो की केस को पढ़ते हैं जिसको हिंदी में आपका प्रतिध्वनि बोला जाता है। इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड ईचो। जैसे सपोज करिए आपने मूवी में भी देखा होगा कि पहाड़ों के पास अगर कोई जाके कुछ भी बोलता है, अपना नाम बोलता है, तो आवाज़ जो होती है उसका नाम जो होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद बार बार उसका साउंड सुनाई देता है। तो ऐसा आपका इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपका ईचो होता है, प्रतिध्वनि होता है। ऐसा नहीं ना है कि आप अपना नाम बोलते हैं और पहाड़ से दूसरे का नाम आता है। ऐसा केवल आपकी फिल्मों में, मूवियों में देखने को मिलता है कि अगर आप किसी लड़की का नाम या किसी वॉइस का नाम आप जो है पहाड़ों में बोलते हैं तो वापस जो है ढेर सारा नाम आपको सुनाई देता है। ऐसा केवल आपका मूवियों में देखा जाता है। अगर आप जो है हेलो बोलते हैं, अगर आप जो है जो सोर्स है हेलो प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पे आपका माउंटेन्स हैं अगर, तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट होके हेलो ही आएगा, ना कि आपका हाय कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, बाय बाय, टेक केयर, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। जो हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो सोर्स आपका जाता है उसके बाद आपका पहाड़ों से टकराता है। जैसे सपोज करिए कि ये आपका सोर्स है, क्या है, ये आपका सोर्स है, ठीक है। यहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे आपका कोई वॉल है, कुछ भी है, इसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होके सेम साउंड आपका आएगा। अगर यह आपका साउंड जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद 0.1 सेकेंड के आपका पहले आ गया तो हम लोग इसको सुन नहीं पाएंगे। 0.1 सेकेंड के बाद आया तभी हम उसको सुन पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ साउंड, बार बार आपका रिपीटेशन होता है, कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड ईचो। इस तरीके के आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईचो बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। अगर आप पहाड़ों पे जाके कस के चिल्लाओ हेलो हेलो
हेलो हेलो, तो वहाँ पे आपका जो ईचो आएगा हेलो 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 ऐसे ऐसे आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हेलो आपने बोला वहाँ से आपका हाय आप कैसे हो या कैसी हो, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। आपने हेलो बोला तो रिफ्लेक्शन भी आपका हेलो आएगा। अगर ये आपका पॉइंट 1 से पहले आ गया तो आपका क्या हो गया, ये आपको सुनाई नहीं देगा। अगर पॉइंट 1 सेकेंड के बाद आया तभी आप इसको हियर कर पाएंगे। इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथ में हम इसके फॉर्मूला को भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका फॉर्मूला इसका बनाया जाता है। द मिनिमम टाइम इंटरवल शुड बी 0.1 सेकेंड टू हियर एन ईचो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी मिनिमम टाइम होती है किसी भी आपके साउंड को सुनने की जो इंटरवल होती है वो आपकी 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा मैंने बोला कि आपका इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम आपके साउंड की बात करें या स्पीड की बात करें, ठीक है, स्पीड मतलब आपके साउंड की बात करें, तो आपके स्पीड की बात करें तो आपने बहुत ही बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस दूरी अपॉन में समय होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम होता है। क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। जो इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ से s बराबर हो गया आपका 2d अपॉन में आपका t हो गया। 2d अपॉन में t क्यों हो गया, यहाँ पे आपका 2d मैंने क्यों लिखा है। अगर हम इसकी बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं कि d होता क्या है। d जो होता है आपका सोर्स से जहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट सरफेस है वहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपका d होता है। 2d क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए। सोर्स से अगर कोई साउंड जो है प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद यह आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस पे गया, वहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका d है। फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर अगर आपके सोर्स पे आ रहा है तो टोटल आपका डिस्टेंस क्या हो गया, 2d हो गया। तो यहाँ से आपका जो हो गया s बराबर 2d अपॉन में t हो गया। t जो है उनकी बीच का टाइम पीरियड है। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, d और t दे देगा और यहाँ से आपको s को फाइंड करना रहेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। d आपका 2d हमेशा होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल आपका d लेके उसको आपका निकाल लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ईचो केस है, प्रतिध्वनि का केस है, तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना है। s बराबर होता है 2d अपॉन में t, इसको आप यूज करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, परावर्तन ऑफ ध्वनि जो होता है, परावर्तन आपका ध्वनि का और साथ में प्रतिध्वनि जिसको हम लोग ईचो बोलते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियो लेक्चर को चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्लासेस हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पे रन करता है, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो लेक्चर सभी सब्जेक्ट का, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे आपको क्रैक करना है, जिससे आप एक सेट जो है कंफर्म कर सकते हैं। इस तरीके के गाइडेंस से आप एक अच्छे फॉर्म में अपनी पढ़ाई को आप कर सकते हैं। हम लोगों के साथ जुड़ के जो नंबर रहने वाला है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा होगा 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग एक बार ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड होता है वो आपका सेम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बराबर ही होता है, जिसमें आपका दो केस बोला जा रहा है, दो पॉइंट की बात की जा रही है। सबसे पहला पॉइंट यह बोला जा रहा है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, आपतित आपका किरण है और आपका परावर्तित किरण इसको हिंदी में बोलते हैं। यह आपका जो इंसिडेंट रे है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और साथ में जो आपका नॉर्मल है यह आपके एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा है, और साथ में जो आपका इंसिडेंट रे है और आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका दोनों बराबर है। या आप बोल सकते हैं कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है और आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों वह आपका एक दूसरे के बराबर है। और साथ में हमने बात किया कि जो आपका साउंड होता है वो हम लोगों को सुनाई आपका 0.1 सेकेंड की बाद ही देगा। जो आपका
0.1 सेकेंड के अगर पहले कोई साउंड आता है तो वह हम लोग आपका हियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के माइंड में आपका 0.1 सेकेंड तक वह आपका साउंड जो रहता है स्टोर होता है, या आप बोल सकते हैं कि कैप्चर रहता है। हम लोगों ने इचो की बात की। इचो का मतलब होता है कि प्रतिध्वनि अगर कोई आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो उससे आपका टकराने के बाद फिर वापस आपका सोर्स के पास आता है तो उसको हम लोग इचो बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेलो आपने बोला तो वहाँ से आपका पहाड़ों से हेलो हेलो हेलो, भूत नहीं बोल रहा, हेलो हेलो हेलो, पहाड़ों से आपका इचो केस में आ रहा है। ऐसा आपको देखने को अक्सर मिलता है। और इसका जो फॉर्मूलास होता है अगर हम इसकी बात करें तो S बराबर होता है आपका 2D अपॉन में T, जहाँ पे आपका D है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो आपका टाइम पीरियड लग रहा है उसको T बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और सभी कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए जमकर। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके आइएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।